हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, तमाम भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर नजर रखते हैं और इस वीकली प्रोग्राम में ये तमाम खबरें आ जाती हैं जो आपको बहुत ही आपके लिए काफी अहम है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, ये सारी खबरें आती हैं काफी हद तक और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर तरफ से बाखबर रखा जाए। सैयद अली मुश्तबा साहब से जो आज हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के सिलसिले में बात होगी। तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो अमीरुल मोमिनीन कहिए या उनका उनका उनको सुप्रीम लीडर ही कहा जा रहा है, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने ईद के मौके पर एक बहुत ही अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने वेस्ट को, यानी वेस्ट जो कुछ हमसे मांग कर रहा है हम वो सब करने वाले नहीं है, यानी वेस्ट की साजिशों में हम आने वाले नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। और उन्होंने शायद पहली बार या बहुत कम बात हो पाती है फिलिस्तीन इजराइल वाले मामले पर तालिबान की तरफ से, लेकिन इस बार उन्होंने गाजा और फिलिस्तीनियों को भी याद किया है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी सिटीजन को, एक सिटीजन जो अफगानिस्तान में कैद में था, उसको छोड़ा गया है कतर के मीडिएशन से। उसके अलावा वहां के अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। उसके आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान से इमरान खान साहब के सिलसिले में काफी कुछ, एक काफी अहम खबरें हैं। बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर एक ऐसी बयानबाजी हो रही है कि उसमें एक तरह से तनाव बढ़ने की बात है। और बिम्स्टेक बैंकॉक में मोदी जी और मोहम्मद यूनुस साहब एक साथ नजर आए एक मेज पर, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात हो रही है। और अब उसके बाद वो श्रीलंका जाएंगे मोदी जी, वो उसके सिलसिले में बात होगी। और नेपाल से भी प्रो डेमोक्रेसी और प्रो जिसे कहा जाता है मोनार्की, इस किस्म के भी कई वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उसमें भी काफी दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान से सबसे बड़ी खबर क्या है? ईद का मौका और वेस्ट के लिए काफी कुछ कड़वी बातें, क्या कुछ हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो ईद की खुशियां अभी मनाई जा रही हैं। हम लोग जो है यहाँ चेन्नई में भी मना रहे हैं। अभी जो खबर है वो इस हवाले से वो है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो स्पिरिचुअल लीडर हैं अफ़गानिस्तान में हैं, या तालिबान के स्पिरिचुअल लीडर कह लीजिए, या एमिरेट्स जो इस्लामिक एमिरेट्स के, उन्होंने खिताब किया था इसको अपने मतलब ये कि पूरे मुल्क में। और उन्होंने कहा कि जो लंगड़ा और लूल्हा जो इस्लामिक लॉ है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नाफिज किया हुआ है वो बेहतर है डेमोक्रेसी से। इसलिए हमें डेमोक्रेसी के कोई भी लॉज जो डेमोक्रेसी के अंदर या उसके लबादे में जो है वो पूरी दुनिया पे थोपा जाता है, यानी लंगड़ा लूला मुबैना जिसे कहा जा सकते हैं, अलेज्ड, यानी जो 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 वेस्टर्न आमतौर पर इस्लामी कानून को वो लंगड़ा लूला कह देते हैं, वो यानी चूंकि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा अपनी जबान से इस्लाम के कानून को तो लंगड़ा लूला नहीं कहेंगे, लेकिन वो अलेज्ड जैसे हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, जी उन्होंने उस तरह से एक इशारा किया उस तरफ। जी उसी तरह से इशारा किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है और हम कोई भी वेस्टर्न लॉज को जो है यहाँ पे हमें वेस्टर्न लॉज की बैसाखी पे नहीं चलना है, जो हमारा लॉ है वही काफ़ी है और इसी को लेके हम चलेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने जो बयान दिया था वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो जंग है और उसमें कथाकथित डेमोक्रेटिक स्टेट्स का जो इजराइल के साथ मतलब एक तरफा सपोर्ट है वो डेमोक्रेसी को जो है उजागर करता है। और इसी की तरह उन्होंने गाजा के ऊपर भी नाम लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा मापदंड है कि वो डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं और वो उस डेमोक्रेसी को इजराइल में फॉलो नहीं करना चाहते हैं इजराइल के ऊपर। तो उनका यही कहना था कि वो इजराइल हमास का जो वॉर है गाजा में उसको उन्होंने मतलब
उसके ऊपर उन्होंने तंज किया है डेमोक्रेटिक स्टेट्स को और उसको, और उसने कहा कि हम ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं जो इस तरह के मतलब तानाशाह के साथ वो खड़ा हो, और उन्होंने कहा कि हम ठीक ठाक हैं, अपने इस्लामिक लॉज के साथ ही ठीक ठाक है। तो यही खबर है उनकी तरफ से। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या उन्होंने, उनके लहजे में इतनी सख्ती है कि वो वेस्ट के साथ जो बातचीत हो रही है, पिछले दिनों आपने खबर एक दी थी कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में एम्बेसियां खुल रही हैं, क्या वो एक तरह से जो ताल्लुकात नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे थे, उससे उसको नुकसान नहीं होगा क्या? देखिए, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो हबतुल्ला अखुंजादा हैं, जो कि मतलब स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग हैं। और जो हमारे जो सबकतुल्ला मुजाहिद साहब हैं और आमिर खान हैं और इस तरह के जो लोग हैं, जो मतलब सुल्तान शाहीन हैं, ये सब लोग जो हैं वो हुकूमत को चला रहे हैं। इनका काम जो है वो मतलब ये डे टू डे जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर इनकी मतलब जो क्या कहते हैं हाँ, मतलब ये कि उससे वो दूर गवर्नमेंट। है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप डायरेक्ट नहीं चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले दूर हैं, दूसरे लोग हैं जी। जी, जी। इसीलिए वो एक इस्लामिक लीडर के हैसियत से और रहनुमा के हैसियत से उन्होंने गाज़ा के ऊपर जो ज़ुल्म हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने अपना मतलब आक्रोश ज़ाहिर किया है, और तो यही उनका ये है। अब वो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका क्या असर होगा, नहीं होगा। वो इन सब से बहुत दूर है या बहुत ऊपर है इससे। उनके दिल में जो समझ में आया वो बात उन्होंने कही। जी, वो यानी एक रिलीजियस लीडर हैं और उन्होंने ईद के मौके पर एक बात कही, और उसमें उसमें गुंजाइश रहती है कि सरकार ने क्या कहा और लीडर ने क्या कहा। ये बहरहाल लेकिन बहुत ही अहम है, क्योंकि वो उनके काफी अहम लीडर हैं, और वो काबुल में नहीं रहते, बल्कि वो कंधार में रहते हैं, और कंधार जो है वो एक तरह से तालिबान का सबसे अहम, काबुल के अलावा जो है अहम ठिकाना है, गढ़ है। अच्छा, उसके अलावा अमरीकी सिटीजन को जो छोड़ा है तालिबान सरकार ने, उसके उसके क्या मानी है, क्या क्या था ये मामला? नहीं, अभी भी अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो बंदी हैं तालिबान सरकार के अंडर, और सारे अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो 2021 में उनको नहीं छोड़ दिया गया था उनकी। अब ये सिटीजन जो हैं वो बंद हैं मतलब जेलों में। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता करके कतर मीडिएट कर रहा है अमेरिकन सिटीजन्स की छुड़वाने के लिए। तो अभी जो है ये कोई बंदा है फे हॉल करके है, ये तीसरा आदमी है जो अमेरिकन नेशनल है जिसको रिहाई मिल गई है अफगानिस्तान के से, और वो वापस चला भी गया है वहां पे मतलब अपने मुल्क में अमेरिका में। तो उसके हवाले से उनका बयान आया है, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूएस के मार्को रूबो, इन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब ये कर रही है अपनी मतलब इट इज मतलब वचनबद्ध है उसको अगर आप कहें हिंदी में, कि वो जितने भी लोग जो हैं जो कि अफगानिस्तान में या दूसरी भी जगह दुनिया में जो अमेरिकन सिटीजन है उनको वो छुड़ा करके अमेरिका लाएगी। और इसी कड़ी में जो है ये मतलब ये एक तीसरा आदमी जो है जो छूटा है अभी अफगानिस्तान के इसमें। और उनके एक और साहब हैं, वो है स्पोक्समैन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, उनका नाम है ब्रूस, टैमी ब्रूस। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कमिटमेंट है कि वो हॉस्टेजेस को जो अराउंड द वर्ल्ड है उनको वो छुड़वा करके वापस लेके आए, उसके लिए जो भी कुछ हो सकता है। तो इसी कड़ी में फे हॉल जो है ये थर्ड है। इससे पहले जो है वो दो और अमेरिकन थे, वो प्रिजनर्स थे, ये भी फे हॉल भी प्रिजनर्स थे। एक रैन कॉबर्ट करके है और जॉर्ज गिल्समैन है, ये लोग जो हैं वो छुड़ाए गए थे एट गुडविल गेस्चर फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट। और इसमें जो मीडिएटर हैं वो कतर मीडिएट कर रहा है, और वो उनको मतलब ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स को वो छुड़ा रहा है। तो यही खबर है, मतलब बड़ी खबर अफगानिस्तान से। मैं आपको बता दूं कि कतर एक ऐसा मुल्क है जो मीडिएशन के काम बहुत करता है। अमेरिका और इजराइल के लिए हमास के साथ बातचीत भी वो करता है। उसके अलावा अगर ईरान से भी कोई पैगाम पहुंचाना हो अमेरिकन, वो भी उसमें भी मदद करता है। और
यहाँ तालिबान की जब हुकूमत नहीं बनी थी, तालिबान की और अमेरिका के बीच में जो बात होती थी वो भी दोहा कतर में होती थी। तो कतर अपना आपको एक तरह से मरकजी रोल में रखे हुए है। अब बहरहाल अब ये कुछ अमरीकी कैदी छूट रहे हैं कतर की कोशिश के नतीजे में। अब आगे क्या ताल्लुकात कैसे रहेंगे तालिबान के और अमेरिका के बीच में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम चलना चाहते हैं पाकिस्तान की कुछ खबरों की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान, एक तस्वीर मैंने छपी हुई देखी अभी 1-2 दिन पहले कि वो शायद वो जेल के सेल में है, साफ सुथरे से बेड नजर आ रहा है, कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए हैं। और क्या कुछ है, क्या कोई नया मोड़ कुछ नजर आ रहा है? इनकी जेल की जो सहूबतें हैं वो कुछ कम होती जा रही, क्या है? नहीं, ये खबर तो जो आपने कहा है वो उसी की तरफ निशानदेही है। जेल में उन्हें ईद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने या समझ लीजिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने या आसिम मुनीर ने उन्हें जोड़े भेजे थे कि आप इस जोड़े को पहनिए और ईद की नमाज अदा कीजिए। तो उन्हें 4 जोड़े मिले हैं, मतलब उजले, इसमें वो ईद के लिए, और उनको दिया गया है। और एक जूता उन्हें दिया गया है, 1 पेयर ऑफ शूज, और एक वेस्टकोट दिया गया है काला। और उसके बाद कहा कि इसको आप पहन करके आप नमाज पढ़िए। तो ये बड़ी खबर है, मतलब क्योंकि इमरान खान के साथ कुछ भी हो जाता है तो वो खबर बन जाती है। तो इमरान खान जो है वो मतलब, और प्रिजन अथॉरिटी ने इसको क्विक डिलीवरी दी, उनको उसमें कोई मतलब देर नहीं किया। और उनको ये भी कहा गया कि ये मतलब वीडियो लिंक से अपने बच्चों से ईद के दिन जो है ये मुखातिब हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये बात खुल के नहीं आई है कि उसी अडियाला जेल में बुशरा बीबी, जो उनकी बीवी है, वो भी मतलब मौजूद है उसी जेल में। तो क्या इमरान खान को उनसे मिलने के लिए ईद के दिन इजाजत मिली कि नहीं मिली, यह भी एक मिस्ट्री है। और उनकी बहनें जो हैं वो भी वहां पे हैं। तो ईद में तो एक आप जानते ही हैं कि ईद का त्योहार होता है तो रिश्तेदारों से लोग मिलते हैं। तो एक तरफ बहन है, दूसरी तरफ बीवी है, ये जेल में है। तो क्या मतलब जो जेल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है उनको मतलब अलाउ करेगी मिलने के लिए, तो वो मिस्ट्री है। लेकिन उन्हें ये सहूलत दी है कि आप जो है मतलब नए कपड़े पहन के और नए जूते पहन के आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जिनसे मिलना है उनसे मिल सकते हैं। तो यही खबर है। क्या ट्रंप की हुकूमत बनने के बाद में कोई ये तब्दीली लगती है आपको पाकिस्तानी सरकार के रवैये में? कोई इमरान खान के लिए कोई नरमी पैदा हुई है ट्रंप की तरफ से? कहीं कोई इशारा हो सकता है, कहीं कुछ आपको लगा बिटवीन द लाइन? क्या लगता है आपको, क्या कुछ है? नहीं, बिटवीन द लाइन तो मुझे अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। बिटवीन द लाइन जो अभी खाली ही है। वो अमेरिका में जो है इमरान खान के साथ जो है वो बाई पार्टीजन जो है, दोनों जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, वो लेके कांग्रेस में लेके बिल आ गए हैं। अब उसमें वहां पे यहाँ पाकिस्तान में कयासियारियां लग रही हैं कि क्या कोई तीसरा मुल्क जो है किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को छुड़वा सकता है, वहां अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास कर देगा और मान लीजिए कि कांग्रेस में पास हो जाएगा, तो क्या वो लागू कर सकता है पाकिस्तान में? क्या इंडिया में एक अगर लॉ पास कर दें कि बिडेन को जो है डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाए, तो पार्लियामेंट वाले तो सब पास कर देंगे, उसको हाथ हटा देंगे कि हाँ ठीक है। लेकिन उसका क्या मतलब होता है? लेकिन सब पाकिस्तान वो मुल्क है जहां व्हाइट हाउस और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से ज्यादा असर पेंटागन का रहता है। और पेंटागन का जो बराह रास्त फौज का रिश्ता है, वो बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि अमेरिका की ही चलती है, घुमा फिरा करके। एक लंबे अरसे तक वहां डेमोक्रेसी मजबूत ही नहीं हो सकी, और जब चाहते हैं फौजी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हुकूमत चलाते हैं। तो लगता तो है कि अमेरिका किससे है, आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, हम लोग खबर के ऊपर बात कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उसके हम लोग कोई मतलब जमशेद का सागर तो है नहीं कि बता दें कि साहब ट्रंप साहब कहेंगे कि इमरान खान को हटा दीजिए। तो अभी वहीं तक रहने दीजिए, जो खबर है वहीं तक छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी खबर जो नोबेल पीस प्राइज की बात शुरू हो रही है इमरान खान की, वो क्या कुछ है? नहीं, देखिए अभी जो है वो जो नोबेल प्राइज मिलते हैं हर साल, वो नॉर्वे का जो संस्था है वो देता है। तो वो कॉल करता है अलग अलग मतलब सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग इश्यूज के ऊपर।
तो नॉमिनेशन उसमें होते हैं, हजारों के तादाद में नॉमिनेशन गिरते हैं और उसमें कुछ जो सबसे बड़ा नॉमिनेशन जो होता है या सबसे बड़ा जो वो नोबेल पीस प्राइज होता है। और नोबेल पीस प्राइज जो है वो बहुत बड़ा पीस प्राइज होता है, वो नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है, आंग सान सूकी को मिला हुआ है और इस तरह के बड़े बड़े लोग जो हैं जो जो मतलब दुनिया के सियासत में मतलब सरफहरिस्त है। तो खबर ये है कि इमरान खान का नाम जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करने वाले जो लोग हैं वो कुछ अथॉरिटी है नोबेल प्राइज वाले ने जो है किन लोगों को किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह को वो अधिकार दिया हुआ है कि वो अब ये पैट्रियट सेंट्रम है, एक कोई एडवोकेसी ग्रुप है, इसका नाम है पैट्रियट सेंट्रम। इन्होंने ही जो है एक्स पे मतलब जो ट्विटर था उस पर पोस्ट किया है कि हमने जो है वो मतलब इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है और इस बार जो नॉमिनेट किया है वो ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए नॉमिनेट किया है। ये इमरान खान जो है 2019 में भी नॉमिनेट किए गए थे, तो उस टाइम इनका नॉमिनेशन जो हुआ था वो हुआ था कि इंडिया से जो है वो पीस टॉक करने के लिए और इंडिया से पीस बहाल करने के लिए। और आपको याद होगा अभिनंदन जो इंडिया का फाइटर पायलट था उसको उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़ दिया था और वो इंडिया वापस आ गया था, उसको कोई हार्म नहीं हुआ था। तो उस हवाले से 2019 में उन्हें पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब नॉमिनेशन जो है वो तो हजारों की तादाद में होती है, अब फिर उसके जो वहां लोग हैं 6 महीने तक उस पर डिस्कशन होता है, उसमें से एक नाम जो उभर के आता है जो कि डिक्लेयर होता है कि हाँ साहब इनको पीस प्राइज मिलेगा। तो ये क्या होगा तो वो हाँ, ये अभी अभी बिल्कुल शुरुआत है, नॉमिनेशन की बात है और ये बिल्कुल यकीनी नहीं है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। अब हम चले बांग्लादेश की खबरों की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है? बांग्लादेश में देखिए अभी जो नई सरकार है, जो एडवाइजरी सरकार है, वो भारत के और उसके कुछ अभी एक तरह से पटरी पर ताल्लुकात आते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कुछ है बांग्लादेश से, क्या खबर है? देखिए बांग्लादेश का यह है कि 4 दिन के ऑफिशियल के विजिट के लिए मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना गए हुए थे और वो वहाँ डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट लोगों से और डिफरेंट चीज़ों पे उन्होंने बातचीत की। उसी एक किसी मतलब इसमें उन्होंने एक जरा मतलब कुछ भड़काऊ बयान दे दिया है। इंडिया के लिए वो भड़काऊ बयान है लेकिन बांग्लादेशों के लिए वो एक नॉर्मल बयान है। मैं दोनों के पक्ष रखता हूँ और पहले तो ये बताता हूँ कि मोहम्मद यूनुस ने वहां क्या किया। उन्होंने कहा ये कि इंडिया का जो 7 सिस्टर स्टेट्स है जो नॉर्थ ईस्ट है आसाम से लेके मणिपुर तक, वो लैंडलॉक्ड है और उसका जो ओशियन का आउटलेट है वो बांग्लादेश है। और उन्होंने जो वर्ड यूज किया है कि बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये वर्ड जो है इनको इंडिया में जो है बिल्कुल खलबली मच गई है। और उन्होंने कहा कि गार्डियन ऑफ द ओशियन, नॉर्थ ईस्ट नहीं, गार्डियन ऑफ द ओशियन, यहाँ पे वो गार्डियन है ओशियन का। ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसका कोई पकड़ नहीं है मतलब ओशियन के ऊपर। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा पोर्ट बन रहा है, वो शायद चाइनीज के हवाले से ही बन रहा है या जापानीज के हवाले बन रहा है, मुझे कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं है, लेकिन 2030 में वो खुलने वाला है। और कुछ हसीनाबाजी जब थी तो उस टाइम ये बात हो रही थी कि इंडिया जो है वो अपने समान नॉर्थ ईस्ट को वो उन पोर्ट को यूज करने के लिए मतलब वो चाह रहा था और हसीनाबाजी उसके लिए तैयार भी थी और वो चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट का आउटलेट तो सी में है ही नहीं है बांग्लादेश के अलावा, या तो फिर उन्हें कलकत्ते आना पड़ेगा जो कि बहुत लंबा चौड़ा मतलब रास्ता है। तो उनको जो है मतलब वहां पे यूनुस साहब ने मतलब वहाँ चाइना में उन्होंने वो भी ऑफर किया है कि आप हमारे रिवर वाटर का मैनेज करें, तीस्ता रिवर का जो फ्लड और ये सब होता है और भी जो रिवर्स है उसके को मैनेज करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और कॉमर्स और प्रोडक्शन अपनी चीजों की तजारत के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बात कह दी। अब इसके ऊपर बहुत शार्प रिएक्शन आ गया है और इंडिया के जो मतलब MEA में है जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यूनुस साहब क्या कहना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो क्या कहना चाहते हैं, वो तो है ही है।
तो उस पे वो मुदाखलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। इस तरह की बातें इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में हो रही हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो वीना सिकरी हैं, उन्होंने भी जो है बहुत ही कड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वेरी शॉकिंग और एब्सोल्युटली नो राइट यूनुस साहब को कोई राइट नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बात कर सकें। और अगर ये ऐसी बात करते हैं तो उनको याद रहना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो राइपेरियन लोअर राइपेरियन स्टेट है, इंडिया जो है वो हायर राइपेरियन स्टेट है। तो हम उन्हें पानी बंद कर देंगे अगर वो हमें मतलब एक्सेस नहीं देंगे ओशन का, तो हम पानी बंद कर देंगे। और उससे बड़ी जो धमाकेखेज बयान है वो है आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वास का, जिनका रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी के ब्लू आइट बॉय हैं और बीजेपी तो शायद कम हिंदू है, वो ज्यादा हिंदू हैं। वो कितने बड़े हिंदू हैं वो तो वही जानते होंगे, लेकिन वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और एंटी इस्लाम और एंटी मतलब मुस्लिम की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये चिकन कॉरिडोर है इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इसके ऊपर नीचे टनल बनाएं, ऑल्टरनेटिव उनसे कनेक्शन करें और बांग्लादेश को जो है वो सबक सिखाएं। इस तरह की बातें वो बहुत कस के बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने वो बयान को पढ़ा नहीं है ठीक से यूनुस साहब के। अब एक साहब और है, वो वहां पे त्रिपुरा के हैं जहां पे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है परदयोत मेंका, ये त्रिपुरा मोहटा पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये कह दिया है कि बांग्लादेश को इंडिया फतेह कर ले और ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट की जो है। अब इसके ऊपर जो मॉडरेटेड व्यू है वो बांग्लादेश से आई है, वो हमारे दोस्त जो है उन्होंने लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि आप यूनुस साहब के जो बयान है उसको आप पढ़ें और उसमें कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की बू नहीं आ रही है। वो कोई भी जो है जो बयान कह रहे हैं, भाई पहला बयान उनका है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, तो क्या डिस्प्यूट है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो ओशियन का गार्डियन है नॉर्थ ईस्ट में या मतलब बांग्लादेश के उस खत्ते में, वो बांग्लादेश है। तो वो भी क्या कह रहे हैं वो। तो अब उसके आगे अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यूनुस की या बांग्लादेश की ये साजिश है कि वो नॉर्थ ईस्ट को जो है अपने अंदर मिला लेगा और क्या करेगा नहीं करेगा, ये सब चीजें। तो इंडियन रिएक्शन जो है, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व रिएक्शन है और बहुत ज्यादा गोदी मीडिया ने इसको चला दिया है, जबकि उन्होंने एक सुलझी हुई बात की है कि जब हमारा पोर्ट जो है बनके तैयार हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट उसको यूज कर सकता है, मतलब उनका इशारा उनकी तरफ से। तो ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी की है इंडिया में और उसके बाद जो है यही खबर है इसके ऊपर। जी जी जी। अच्छा, उसके अलावा फिर ये बैंकॉक से क्या खबर है? मोदी जी वहां गए और वहां बड़ा इंतजार था, कहते हैं बांग्लादेश वालों को कि अभी भी मतलब क्या तारीख है, क्योंकि कल जो है वो मीटिंग जो है वो खत्म हो रही है, कल फ्राइडे है। और एक तस्वीर भी आई है जिसमें कि एक तरफ केपी शर्मा ओली है, वो यूनुस साहब के लेफ्ट में बैठे हुए हैं और यूनुस साहब के राइट में जो है वो नरेंद्र मोदी है। दोनों सीधे नाक के सीधे देख रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। ये तीनों की तस्वीर जो है वो एक ही तरह से आ रही है कि तीनों अपने नाक के सीधे देख रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। और कुछ मीडिया वालों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि मतलब नरेंद्र मोदी की और यूनुस साहब की कुछ आंख से इशारेबाजी भी नहीं हुई है, हाथ भी नहीं मिलाया है, गले भी नहीं मतलब उन्होंने बेंड किए हैं। तो बड़ा ही स्ट्रेट मीटिंग है। और अभी भी कुछ लोग जो है वो ख्यासारी लगा रहे हैं कि शायद जाते जाते कुछ दो लफ्ज हो जाए, यूनुस साहब बोले कि हसीना वाजिद का क्या किया आपने। बात जो फंस रही है वो यही है कि इंडिया में ये हो रहा है कि यूनुस साहब नरेंद्र मोदी को हसीना वाजिद का की याद न दिला दें और उसमें क्या बयान देंगे नरेंद्र मोदी, क्या बयान देंगे उसका सबको इंतजार है। और सबको इसका इंतजार है कि यूनुस साहब मांग कर ले हसीना वाजिद के, जो कि वो कर सकते हैं। अब मोदी साहब क्या जवाब देंगे? अगर वो जवाब दे दें कुछ कि हम नहीं देंगे तो भी धमाका हो जाएगा, और अगर कहे कि हम दे देंगे तो भी धमाका हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे अपना ऐसा एनालिसिस लग रहा है कि कोई बात नहीं होगी और मोदी साहब वहां से हटेंगे, वहां से निकलेंगे, वहां से उनका यात्रा जो है वो 3 दिन का वो वीकेंड का यात्रा है श्रीलंका का। वो श्रीलंका पहुंच जाएंगे आज के ही डेट में, किसी दिन रात में, 3 दिन वहां रहेंगे श्रीलंका में।
जी, यहाँ तो पे मोदी हाँ। साहब की एक लाइन और बता दूं कि केपी शर्मा ओली से उनकी बात होगी, ये कंफर्म हो गया। और दूसरा, म्यांमार के जो जनरल हैं मिंग ओंग हेलोंग, इनसे भी बात होगी उनकी। ये लोग भी वहां बिम्स्टेक में बैठे हैं और ये उनसे हम उनकी जो है बायलैटरल मीटिंग जो है वो कंफर्म हो गई है, लेकिन यूनुस साहब से बायलैटरल मीटिंग कंफर्म नहीं है। यानी नेपाल और म्यांमार से वो बात करेंगे और बांग्लादेश के साथ अभी बात होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि शेख हसीना रिपोर्टों के मुताबिक वो अभी दिल्ली में है और उससे बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है वो काफी नाराज है। अब नेपाल में मोनार्की वाली कहानी दोबारा कैसे गरमा रही है, वो क्या कुछ है? और डेमोक्रेसी भी अभी तो उनकी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। अब क्या कुछ होने लगा ये फिर? देखिए, ये खबर तो हम लोग दे ही रहे थे, 2 बार खबर दे चुके हैं। एक बार जब वो पोखरा से जो राजा हैं, जो मतलब जिन्होंने एक्स मोनार्क, वो आए थे जब काठमांडू में, तो बहुत लंबी चौड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे और प्रो मोनार्की के नारे लग रहे थे और उनको किसी तरह से सेफली वहां से पुलिस के प्रोटेक्शन में उनको उनके जहां उनका निवास है वहां उनको कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो है वो वहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर है कि उसमें 2 लोग जो है उस प्रोटेस्ट में मारे गए हैं, मतलब उनको पुलिस ने जो है प्रोटेस्ट अब भी जारी है मोनार्की को वापस जी लाने। जी जी जी। अब जो बहुत इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि देखिए, पहले इसको ये समझें कि 2008 में जो है मोनार्की खत्म हो गया था नेपाल में और डेमोक्रेसी आ गया था। और डेमोक्रेसी लाने के लिए जो 10 साल जो है माओइस्ट लोगों ने इंसर्जेंसी किया था, जिसके लीडर थे हमारे प्रचंड, और प्रचंड ने बाकायदा जो है गोरिल्ला वॉरफेयर रन किया था और नेपाल के मोनार्की को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी को लाने के लिए वो थे। और 2008 में जो है वो स्टेप डाउन हो गए। अब हुआ है क्या कि उसी मोइस्ट गोरिल्ला के उनके साथी, प्रचंड के साथी, उनका नाम है दुर्गा परासी, वो अब ज्वाइन कर लिया है प्रो मोनार्की को उन्होंने। और अब जो मोइस्ट गोरिल्ला जो बचा हुआ है या जो भी उसका फॉर्म है, वो अब ब्रिंग बैक मोनार्की के साथ में आ गया है। और एक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, आरपीपी कहलाती है, वो भी प्रो मोनार्की है। तो अब ये किस्सा जो है ये बड़ा मतलब आसान नहीं है कि उसको आप दबा दें। और अब प्रो मोनार्की वर्सेस प्रो डेमोक्रेसी ये झगड़ा वहां शुरू हो गया, इसलिए कि 17 साल के अंदर अंदर जो है 2008 से लेकर 2025 तक 13 गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट के लोग थे, वो 13 गवर्नमेंट बदल चुकी है और करप्शन बेइंतहा है नेपाल के अंदर। तो इसको देखने के लिए अब फिर से गुहार मच रही है कि मोनार्की को लेके आइए और प्रो हिंदू गवर्नमेंट बनाइए। जो वो हिंदू राष्ट्र, वो तो हिंदू राष्ट्र था ना बाकायदा, फिर वो उसके बाद सेकुलर भी बना और मोनार्की भी खत्म हुई। तो ये और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र खत्म हुआ और भारत में आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र के ख्वाब दिखा करके वोटें लेने का सिलसिले जारी रखे हुए। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो समझ में आएगा आने वाले वक्त में। अब ये जो मोनार्की, आपको क्या लगता है कि क्या ये बहुत ही संजीदा कोई मूवमेंट बनेगा या ये अभी टेम्पररी फेज लगता है? क्या लगता है आपको? नहीं, इसको अब जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो कि अभी शेर बहादुर देउबा जो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, और केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट के हैं, इन लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ अपने पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन वो किंग ज्ञानेंद्रा को, जो कि एक्स किंग थे, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाए और उनको बंद कर दिया जाए जेल के अंदर। यही इसका सोल्यूशन है, या तो उनको उसी पैलेस में नजरबंद कर दिया जाए। इस तरह की बातें वहां पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं और उसमें उनके इसी पार्लियामेंट के अंदर जो है ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और कांग्रेस, ये लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ, अब उसके साथ जो दूसरे जो प्रो मोनार्की वाले लोग हैं वो खड़े हो गए। और उसमें एक जो है फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कमल थापा, उसने कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो मुझे अरेस्ट कर ले यहीं पे, मैं मतलब ये कि 56 इंच के सीने के साथ ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रो मोनार्की हूं, मैं प्रो मोनार्किस्ट हूं, अगर चाहे अरेस्ट करना तो मुझे यहीं पार्लियामेंट में ही अरेस्ट कर दे, इनसाइड द हाउस। और वो जो पर्चा उनका जो दूसरा है
आरपीपी, राज्य प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, वो तो खुले हुए प्रो मोनार्की कर रहा है। तो ये बड़ी खबर है मतलब नेपाल से। और मुझे अभी इस वक्त तो यही लग रहा है कि ये खबर जो है तूल पकड़ने वाली है। अच्छा, और बांग्ला और नेपाल भारत की तरफ इशारा भी कर चुका, बल्कि इल्जाम लगा चुका कि भारत में कुछ लोग हैं जो वहां ये फिर से छेड़ रहे हैं मोनार्की वाली कहानी। यानी क्या वो भारत को, वो जो नया संविधान आया था जिसमें मधेसियों के इश्यूज के बारे में भारत को बड़ी चिंता थी, क्या भारत का क्या रुख है इसमें? कहीं कोई ऑफिशियल कुछ बयान आता है इस सिलसिले में? नहीं, देखिए, ये ऑफिशियल बयान तो कुछ नहीं होगा। इंडिया हमेशा डिनाई करेगी कि हमारा कोई रोल है मोनार्की के लाने में। लेकिन जो वहां के लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट रूल है, केपी शर्मा ओली और ये लोग, ये सब प्रो चाइना है। और इंडिया को अगर प्रो चाइना को अगर काउंटर करना है तो वो मोनार्की को लेके आ जाए। मोनार्की हमेशा जो है वो प्रो इंडिया रहेगी और चाइना जो है वहां उसको पनपने नहीं देगा। तो ये गेम तो है ही है वहां पे, क्योंकि जब तक ये डेमोक्रेसी रहेगी तब तक तो आजाद है लोग। वो चाइना की तरफ भी जा सकते हैं और इंडिया की तरफ से भी आ सकते हैं। तो मुझे यही गेम लग रहा है यहाँ पे कि शायद प्रो मोनार्की को वहां फिर से स्टैब्लिश करने के लिए चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी हो सकती है। लेकिन अभी बहुत अर्ली है, अभी क्या बताएं। इस खबर में एक और खबर है कि केपी शर्मा ओली और जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, उसने जो है जो सिक्योरिटी दी हुई थी ज्ञानेंद्र शाह को, जो फॉर्मर किंग थे, उसको उन्होंने डाउन साइज कर दिया है। 26 लोग उनकी सिक्योरिटी में थे, अब 25 से 15 लोग रह गए हैं। तो इस तरह से वहां पे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर फिर से उभर के आई है 2008 के बाद। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम जब माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही थी, 10 साल का गुरिल्ला वॉर था और पूरे साउथ एशिया में 2 या 3 कह लीजिए जो कि बड़े मतलब भयानक किस्म के आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रहा था। एक तो नेपाल में चल रहा था, माओवादी नेपाल में, दूसरा एलटीटी चल रहा था श्रीलंका में, और तीसरा जो है वो इंडिया के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बक्सर और यहाँ वो माओवादी जो है वो लड़ रहे थे। तो एक टाइम तो ये पूरा जो खत्ता है, ये 3 आर्म्ड इंसर्जेंसी ग्राउंड लेवल पे जो है वो मतलब वो कर रहे थे। तो बहरहाल अब देखिए इसके आगे क्या होता है। ये खबर बड़ी दिलचस्प बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नेपाल में वाकई क्या तब्दीली होगी, क्या भारत इसमें पीछे है, क्या चाहता है? श्रीलंका मोदी जी जा रहे हैं, उसमें क्या एजेंडा है? नहीं, ये सब सारे एजेंडे, ये बायलैटरल विजिट है और ये काफी महीने पहले से तय हो गई थी। अब ये बैंकॉक से आज जो है वो उड़ेंगे और आकर करके श्रीलंका पहुंचेंगे और श्रीलंका में वो 3 दिन आराम करेंगे, बीचेस वगैरह पे जाएंगे, कुछ फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, वो फोटो खिंचाएंगे और वो पूरे स्टॉक लेंगे कि इंडिया और इनका श्रीलंका का की जो रिलेशनशिप है उसमें क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो होंगी बायलैटरल लेवल पे। और जो इसमें खासकर ये बताया जा रहा है कि एक तो इकोनॉमिक लेवल पे उनकी बातचीत होगी, उनके जो मिनिस्ट्री और इनके यहाँ के मिनिस्ट्री वो प्रमोट करेंगे। दूसरा कि इंडिया क्या इन्वेस्टमेंट और कर सकता है श्रीलंका में, जो कि मतलब श्रीलंका को ये करेगा। फिर कनेक्टिविटी कैसे और बढ़ाई जा सकती है, एनर्जी के ऊपर कनेक्टिविटी के लिए बात होगी। वो अभी हो रहा था कि वहां विंड एनर्जी बनेगी, वहां प्रोड्यूस होगा और इंडिया में जो है ये करेंगे। तो इसी तरह के कॉपरेशन के ऊपर जो है वो, फिर शायद कुछ डिफेंस के ऊपर भी संधि हो जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि मतलब बायलैटरल रिलेशनशिप में आपको मालूम है कि चाइना का डिफेंस में बहुत बड़ा हाथ है और वहां जो है वो एक हबनटोटा पोर्ट है, उस पर चाइना आकर के बैठा हुआ है। और ये 3 डे विजिट जो है वो जब ये कंक्लूड करे होगा तभी हम लोगों को मालूम होगा कि क्या क्या संधियां हुई है। इसमें क्या कोई विंड एनर्जी वाला गौतम अडानी वाली कहानी भी कहीं कुछ चलेगी? जो बीच में तो एक बार गौतम अडानी की तो कहानी बंद हो गई है, वो तो पार्लियामेंट में उसको स्क्रैप कर दिया है, वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया। वो जैसे ये जो नए जो वहां के प्रेसिडेंट बने थे दिशा नाइके, अरुणा कुमार दिशा नाइके, तो आते ही पहले ही उन्होंने इलेक्शन बाजी में जो है उसको खत्म करने का ऐलान किया था और आने के बाद उन्होंने तो अडानी ने तो अपना बैग पैक कर लिया एनर्जी पर। लेकिन वो जो कंटेनर पोर्ट जो है कोलंबो में बना रहे हैं, उसमें एक की जो उसकी वो होती है मतलब पोर्ट बे जो, हाँ, तो उसमें 7 या 6 जो है वो चाइना के पास गया हुआ है
और एक जो है ईरानी के पास है, ये तो खबर मुझे मालूम है। और ज्यादातर ये खबर बस मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है वो श्रीलंका को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, वो चाइना के बढ़ते रिश्ते के साथ। हाँ, वो चाइना की कीमत पे, मतलब इसको खोना नहीं चाहता, अपना एक ताल्लुक बरकरार रखना चाहता है। अच्छा, वैसे भी कोई भी पड़ोसी मुल्क अपने नजदीक के मुल्कों में और पड़ोस में जो बड़ा मुल्क होता है वो अपना बहरहाल असर रसूख चाहता है, वही भारत भी मैं समझता हूँ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुश्तबा साहब, आपने तमाम इन मुल्कों की खास बड़ी खबरें उन पर चर्चा की और खास तौर पर तालिबान वाली जो खबरें हैं उस पर आप मुसलसल नजर रखे हुए हैं, और लोग भी सुनना चाहते हैं कि आखिर अब आगे आने वाले वक्त में तालिबान की सरकार किस तरफ जाएगी। वो पिछले बार अंदाज हुआ था कि शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, एम्बेसियां खुलने की तैयारी, और अब उन्हीं के सुप्रीम लीडर जो स्पिरिचुअल लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने, उन्होंने कुछ थोड़ा सा कड़वी बातें की हैं। शायद जैसे हम अपने भारत में कहते हैं ईद के मौके पे हम सिवैयां खाएं, दूसरे को कोई कड़वी चीज खिला दें, क्या ऐसा कुछ किया उन्होंने? ये आने वाला वक्त बताएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। तालिबान आगे अमेरिका की और वेस्टर्न दुनिया के साथ में कैसे ताल्लुकात रखना चाहेगा, वो उनके अमल से सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुश्तबा साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।